हेलो गाइस, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान का आशय क्या है, संविधान क्यों है और संविधान किन के लिए है, अगर संविधान नहीं होगा तो क्या होगा। ये भी बताया जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किनका है, सबसे छोटा बड़ा संविधान किसका है, सबसे नवीनतम संविधान किनका है, संविधान शब्द आया कहां से। इन सभी सवालों का मिलेगा आपको जवाब इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए और देखिए। हेलो गाइज, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान। संविधान क्या है? देखिए, संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कानून और नियमों की आवश्यकता होती है। इन्हीं कानून और नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। संविधान की जनता को क्यों आवश्यक है? संविधान किसी भी देश की सरकार के कार्यों को निर्धारण करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। संविधान किसी भी देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकार तथा उनके जीवन के स्तर की रक्षा करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर संविधान नहीं होगा तो देश की शासन व्यवस्था को नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि यह सरकार धीरे धीरे तानाशाही में बदल जाएगी और अपनी मनमानी करने लगेगी। इसलिए संविधान किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसी प्रकार संविधान दो तरह का होता है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया हो और इस संविधान के जो नियम है और कानून है ये किसी पुस्तक में लिखा हो और उस पुस्तक का एक दस्तावेज हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं। और इस संविधान को बनाने के लिए पैसा और समय खर्च हुआ हो। जैसे अमेरिका है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन सभी देशों के जो संविधान है वो लिखित संविधान का एक उदाहरण है। वहीं बात आती है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण नहीं किया हो और इस संविधान के जो नियम है, कानून है, वो किसी पुस्तक में लिखबद्ध न हो। केवल इस संविधान के जो कानून है ये पुरानी विचारधारा, पौराणिक सिद्धांत, प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं के आधार पर हो और उस देश के समस्त नागरिक इन परंपराओं को मानते हो, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे बात की जाए, ब्रिटेन का संविधान है, इजराइल का संविधान है, जो कि हमारे देश के आजाद होने के पश्चात यानी 1948 में इजराइल बना था, जो कि और इसके अलावा बात की जाए सऊदी अरब है। इन सभी का जो संविधान है वो अलिखित संविधान का उदाहरण है। बात की जाए दुनिया का पहला कौन सा देश है जिसने संविधान को लागू किया है, हम पहले ही बता चुके हैं कि संविधान दो तरह का होता है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। अगर बात की जाए संविधान अलिखित, जिसका इतिहास ही बहुत ही प्राचीन काल का है, क्योंकि यह राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है, इसलिए इसको पूर्ण रूप से ये नहीं बताया जा सकता कि ये अलिखित संविधान सबसे पहले किसने लागू किया था। लेकिन बात की जाए लिखित संविधान को सबसे पहले लागू करने वाला देश अमेरिका है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका था और 1789 में अमेरिका में संविधान को लागू कर दिया था और वहां के लोगों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए थे, जिसे ही लिखित संविधान की श्रेणी कहा जाता है। दुनिया का सबसे नवीनतम संविधान है ये नेपाल के संविधान को कहा जाता है, क्योंकि 2015 में नेपाल का संविधान लागू हुआ था और इस संविधान में कुछ संशोधन किए गए थे, इन्हें 2015 में लागू किया गया था, इसलिए इसे दुनिया का नवीनतम संविधान कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्योंकि इस संविधान को बनाने में सबसे अधिक समय लगा था। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब उस समय इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान समय में इस संविधान में अब तक कुल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिनके परिणामस्वरूप वर्तमान में इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और विश्वसनीय संविधान है। बात की जाए दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का है, क्योंकि इसमें 95 अनुच्छेद है। मोनाको, जो कि फ्रांस और इटली के बीच में स्थित एक यूरोपियन कंट्री है और इसका संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। संविधान की जननी ब्रिटिश संविधान को कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है और इसका इतिहास ही बहुत ही पुराना है। इस संविधान ने दुनिया में जितने भी नए संविधान बने हैं उनके लिए रूप प्रदान एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया है, इसलिए इस संविधान को संविधान की जननी कहा जाता है।
बात की जाए भारत में भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है ये 1773 के रेगुलू एक्ट से भी पहले की है, लेकिन भारत में संविधान की जो मांग है ये स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। जब भी भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चलते थे उनके पीछे भारत की स्वतंत्रता और संविधान की मांग थी। भारत में संविधान की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बम्बई में 1895 में स्वराज विधेयक ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें भारतीय संविधान की मांग की जाती है। इसके पश्चात 1822 में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि भारत में एक संविधान हो जो कि भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार निर्मित हो। भारत में संविधान की जो मांग है ये स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। जब भी भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चलते थे उनके पीछे भारत की स्वतंत्रता और संविधान की मांग थी। 1927 में साइमन कमीशन को बनाया गया और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारत में साइमन कमीशन की 1928 में साइमन कमीशन का भारत में सभी राजनीतिक दलों के द्वारा इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें कोई भी एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। इसी के विरोध में भारतीय नेताओं के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध करने के बाद में ब्रिटेन में भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड बेकनहेम ने भारतीय सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनौती दी कि वो संविधान की तो मांग तो कर रहे हैं लेकिन वो खुद का पहले तो संविधान बनाकर तो दिखाए, क्योंकि उनको लगता था कि भारत के जो सभी राजनीतिक दलों के जो नेता है उनमें आपसी में मतभेद है, वो कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। जिस तरह मुस्लिम लीग कांग्रेस का विरोध करती है उसी प्रकार भारत के विभिन्न राजनीतिक दल है ये आपस में उनकी विचारधारा और इनके सिद्धांतों में आपसी टकराव है, इसलिए कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने भारत के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनौती दी कि वे स्वयं का एक संविधान बनाकर तैयार करें। इसलिए भारत के सभी राजनीतिक दलों के द्वारा लॉर्ड बेकनहेम की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया जाता है और इसलिए एम.एस. अंसारी की अध्यक्षता में 29 राजनीतिक दलों की सर्वदलीय की एक बैठक बुलाई जाती है और 1 जुलाई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है और इस समिति के द्वारा भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाती है। नेहरू रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें भारत के सभी राजनीतिक दल एक साथ आने की तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से बनाने में सफल नहीं हो पाए और न ही वो ब्रिटिश सरकार के सामने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर पाए क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे कारण थे। इस रिपोर्ट के परिणाम से भारत में सांप्रदायिक दूरी और ज्यादा बढ़ने लगी। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सिख की जैसी कम्युनिटी ये आपस में टकराव होने लगा। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन कर दिया गया क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को नेहरू रिपोर्ट से सहमति नहीं हुई थी। अंत यह रिपोर्ट भी खारिज कर दी जाती है। इस प्रकार भारतीय संविधान के प्रारूप का जो पहला ये प्रयास था वो असफल हो जाता है। 1934 में M.K. रॉय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्रनाथ रॉय, के द्वारा भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से की जाती है। यह भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग यहीं से की गई थी। इसके पश्चात 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग की जाती है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारतीय लोगों के मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। यानी उन्होंने मांग की कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है वो बेस मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। बेस मताधिकार से मतलब है कि एक वोट एक व्यक्ति। प्रारंभ में भारत में वोट देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन राजीव गांधी सरकार के समय 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई क्योंकि राजीव गांधी सरकार का मानना था कि क्योंकि वोट देने की आयु 18 वर्ष कर देने पर राजनीति में भारतीय युवाओं की भागीदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और ब्रिटिश सरकार भारतीय राजनीतिक नेताओं की सिफारिश के बिना भारत को इस युद्ध में डाल देती है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जाता है। अंत में ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के मध्य एक समझौता होता है जिसमें भारतीय नेता भारत में संविधान सभा के निर्माण और भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग करते हैं। तब ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1940 में उनकी इस मांग को अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी जाती है। अगस्त 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों के संविधान के निर्माण की जो मांग थी उसे पूर्ण रूप से मंजूरी दे दी जाती है। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की पूर्ण मंजूरी देने का मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार का मानना था कि भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है वो बेस मताधिकार पर करेंगे और उसके पश्चात संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर एविक अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे
और कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने के लिए कुछ बातें निर्धारित की जाती है। जैसे भारतीय विधानसभा का निर्माण प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा और विधानसभा का एक सदस्य संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करेगा और देशी रियासतों के प्रतिनिधि भारतीय विधानसभा में मनोनीत नहीं। कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारण किया गया था कि विधानसभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे और चार सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे, जैसे दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर मेरवाड़ा, जो कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। जुलाई 1946 में विधानसभा के 296 सदस्यों के चुनावों का नतीजा आता है, जिनमें से कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती है, वहीं मुस्लिम को 73 सीटें प्राप्त होती है और भारत के जो अन्य राजनीतिक दल थे उनको 15 सीटें प्राप्त होती है। इन चुनावों के परिणाम स्वरूप मोहम्मद अली जिन्ना विधानसभा का बहिष्कार करता है और पाकिस्तान निर्माण की जो मांग थी उसको और ज्यादा बुलंद करता है। मुस्लिम लीग के द्वारा किए गए इन चुनाव परिणामों के बहिष्कार के पश्चात क्या प्रभाव पड़ेगा संविधान सभा के सदस्यों पर, क्या प्रभाव पड़ेगा संविधान के निर्माण के कार्य पर, इन सभी जवाबों को जानने के लिए आपको अगला वीडियो का इंतजार करना होगा। मुस्लिम लीग के द्वारा किए गए इन चुनाव परिणामों के बहिष्कार के पश्चात क्या प्रभाव पड़ेगा संविधान सभा के सदस्यों पर, क्या प्रभाव पड़ेगा संविधान के निर्माण के कार्य पर, इन सभी जवाबों को जानने के लिए आपको अगला वीडियो का इंतजार करना होगा।